ठीक। कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए थे, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी देखे थे। आज का जो टॉपिक है जो अपने को पढ़ना है वो एक्चुअली क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसको हम लोग डेरिवेटिव्स के नाम से भी जानते हैं। टफ नहीं है, बहुत आसान तरीके से करने की कोशिश किया है। आज के पूरे लेक्चर में हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएशन की ही बात कर रहे होंगे। एक बड़ा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसानी से और बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि चीज़ें समझ में आए। स्टार्ट करते हैं। सपोज अपने पास कोई एक इक्वेशन लिखी है कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ऐसा लेट करते हैं कि अपने पास कोई एक इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, या कोई इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, या और कुछ हो सकता है y इज इक्वल टू 3 cos x। इन दोनों ही चीजों में, इन तीनों ही इक्वेशंस में हमको दो चीजें दिख रही हैं कि एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल x है। मतलब दोनों ही तीनों ही इक्वेशंस में हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कुछ दो दो वेरिएबल्स हैं, और इन तीनों इक्वेशंस को देखने के बाद हम एक चीज के ऊपर कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम x की कोई भी वैल्यू को चेंज करते हैं, अगर हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमको क्या दिखेगा कि x की वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। या सीधी सी बात है, अगर यहां पर x की वैल्यू चेंज होगी, सीधी सी बात है y की वैल्यू भी चेंज होगी। यहां पर x की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू भी चेंज होगी। x की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू चेंज होगी। मतलब ऑन चेंजिंग the value of x cause the change in क्या क्लियर हो रहा है? क्या है इतनी बात में कोई दिक्कत है क्या? इसमें तो कुछ था ही नहीं, कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू चेंज होगी, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल देखते हैं कोई, कैसे कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं। कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक ये लड़का है, एक ये लड़का है, इसने टाइम जीरो पर जो इसने डिस्टेंस कवर की है वो भी कितनी है? जीरो है। टाइम जीरो पर जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो जीरो है। इसने दौड़ लगाया, इसने 2 मिनट रन किया। 2 मिनट रन करने के बाद ऑब्वियस सी बात है ये लड़का यहां पर पहुंच जाएगा। और सपोज करो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 4 फीट, 4 मीटर लिखते रहे, चलो 4 मीटर। तो इस लड़के ने 2 मिनट दौड़ने पर 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, है ना? तो टाइम चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ। यहां पर टाइम 0 सेकेंड था, यहां पर अब 2 मिनट हो चुका है। यहां पर 0 मिनट था, वहां पर 2 मिनट हो चुका है, तो डिस्टेंस भी 4 मीटर हो चुकी।
अगर टाइम 2 मिनट हो गया तो डिस्टेंस भी 4 मीटर हो गई। मतलब एक वैल्यू के चेंज होने से ऑब्वियसली दूसरी वैल्यू भी चेंज होना शुरू हो गई, है ना। उसी तरीके से एक वैल्यू के इसके चेंज होने से ये दूसरी वैल्यू भी चेंज हो रही है। मतलब ये डिस्टेंस इस टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अगर टाइम चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस भी चेंज हो रही है। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ये एकदम से बात क्लियर है। अगर इसका हम रेशियो बनावे, क्योंकि y चेंज हो रहा है x के चेंज होने से, ठीक है, y चेंज हो रहा है x के चेंज होने से, तो हम लोग बोल सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। रेशियो की अगर बात करें, किस रेशियो में चेंज हो रहा है, तो डेल्टा वाई चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, जितना एक्स चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से एक्स चेंज हो रहा है उस हिसाब से वाई भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स चेंज होगा तो एक्स में चेंज होकर के वो डेल्टा एक्स हुआ, तो वाई चेंज होकर के वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई हो जाएगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा फंक्शन के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन फंक्शन, फंक्शन पर डिपेंड करेगा ये। कोई दिक्कत नहीं है सर, क्लियर है, इतने में कोई डाउट है क्या? अरे है क्या, हाँ या ना? कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कुछ फंक्शंस में हो सकता है कि y कांस्टेंट रहे, x बदलता रहे, y बिल्कुल ना बदले। और कुछ कांस्टेंट में हो सकता है कि y x पर डिपेंड कर रहा हो। कुछ फंक्शंस में हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। तो ये नोट पॉइंट है, जरूर इसको इसके नीचे नोट कर लेना। in some functions in some functions it may be constant or in other functions it may depend on both the variables or any one variable। कोई डाउट नहीं है इसमें? इस नोट पॉइंट को जरूर नोट करना है अपने को, पक्की बात है, क्लियर है ना? अच्छा, जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो, चलो आगे देखते हैं। अगर जो अभी लास्ट वाली स्लाइड में हम लोगों ने ये फंक्शन बनाया, ये रेशियो बनाया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये जो रेशियो बनाया, अगर हम ऐसा बोलें कि जो डेल्टा एक्स है ये वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये हम लोगों ने भी पीछे देखा है, उसी के हिसाब से हमने ये रेशियो बनाया है। अगर डेल्टा एक्स जो चेंज आ रहा है, एक्स में जो चेंज आ रहा है वो बहुत छोटा हो रहा है ना। इफ चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स मतलब क्या होता है, ये डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। कल हम लोगों ने लिमिट पढ़ी थी, कल के लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट थोड़ी सी पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो वैल्यू बहुत छोटी 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 होती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि वो जीरो की तरफ आगे जा रही है ना। तो अगर ये बहुत छोटा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स जो है वो टेंड्स टू कहाँ है, जीरो है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है। अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है देन हम लोग चेंज इन वाई, चेंज इन वाई को डी वाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वाई को क्या बोल सकते हैं, डी वाई बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है, चेंज इन y को dy बोल सकते हैं। और इसके dy होते ही, इसके dy होते ही, तो द रेशियो विल बी, रेशियो क्या हो जाएगा, dy बाई dx। रेशियो क्या हो जाएगा, dy बाई dx। क्या इसमें कोई समस्या है क्या? तो कोई समस्या नहीं है, ये सीधी सी बात है, dy बाई dx। तो सर क्या हम इसको dy बाई dx लिख सकते हैं? क्या हम इसको dy बाई dx लिख सकते हैं? तो इसको एज इट इज dy बाई dx नहीं लिखा जा सकता। इसको किस तरह लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाई dx। अगर ये लिखा है तो इसको हम लोग dy बाई dx लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी पे पूरा डिफरेंशिएशन टिका हुआ है, डेरिवेटिव टिका हुआ है, समझ के चलो इसको। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्की बात है ना? इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन। एक्चुअली डिफरेंशिएशन किस वैल्यू का हो रहा है? डिफरेंशिएशन इस वैल्यू का हो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? y का हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसको क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y रिलेटिंग टू x। और क्या इसको बोल सकते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ग्राफिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनता है dy बाई dx का? इसका ग्राफ कैसा बनता है देखते हैं। ये तो हो गया क्या, कार्टेशियन प्लेन, ये ओरिजिन, ये ओरिजिन, ये कौन सा एक्स एक्सेस है? ये कौन सा एक्सेस है? वाई एक्सेस है। अपन मान लेते हैं कि ये कुछ यहां से जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कुछ यहां से जा रहा है। तो एक इसके ऊपर हमको कर्व दिखाई देगा, एक इसके ऊपर हमको कर्व दिखाई देगा, जो एक तरीके से टेंजेंट की तरीके से, ये लाइन किस तरह काम करेगी? उसके टेंजेंट की तरह काम कर रही हो। ठीक है, इसी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स बन रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, इसी पॉइंट पर ये dy बाई डी एक्स बन रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हम लोग पॉइंट निकालें तो ये क्या आएगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट का ये आएगा x कॉमा वाई। क्या आएगा? x कॉमा वाई। तो इसी स्लोप को, इसी स्लोप को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैसे निकलेगा ये स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप आप लोगों ने अगर मैथ्स के बच्चों ने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा है, बायोलॉजी वाले बच्चे अगर सिर्फ इसमें बायोलॉजी वाले बच्चे जुड़े हुए हैं तो ध्यान से देखो, ये dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। इस तरीके से इसका स्लोप निकाला जाता है, नोट कर लेना इसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था ये। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था ये, नोट कर लो फटाफट से, नोट करेंगे फटाफट, हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो नोट करिए फटाफट से। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट्स हैं, उनको देखते हैं हम लोग।
कुछ इंपॉर्टेंट ही डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट्स हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कुछ फंक्शंस के लिए, इनको एज इट इज याद रखिए ताकि क्वेश्चन करते वक्त आपको आसानी हो। जैसे अगर कोई क्वेश्चन हमको y कोई इक्वेशन आकर के बची किसमें, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n में, कोई इक्वेशन आकर के किसमें बची, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n में, तो उसकी dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, nx टू द पावर ऑफ n माइनस वन, nx टू द पावर ऑफ n माइनस वन, मतलब y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ n है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ n है, यानी कोई वैल्यू हमारी x टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में बच रही है, कोई वैल्यू हमारी x टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में बच रही है, तो उसका डिफरेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, n x n की पावर n। अगर कोई हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब 2 है 3 है 4 है 2 है 3 है 4 है, इन सब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। याद रखना है कभी भी नंबर का जो भी डिफरेंशिएशन आएगा, किसी भी कांस्टेंट का जो भी डिफरेंशिएशन आएगा, वो कितना आएगा, 0, ठीक है। लॉग नेचुरल लॉग x का अगर डिफरेंशिएशन देखना हो तो 1 बाई एक्स, लॉग बेस ए एक्स का होगा तो ये 1 अपॉन एक्स नेचुरल लॉग ए का हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का 1। ये 8 डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम टाइम्स लिख के दे रहा हूं मैं आपको, मैक्सिमम टाइम्स फिजिक्स में आपको इन्हीं से इनकाउंटर करने की नौबत आएगी, यही आपको मैक्सिमम टाइम मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये सारे नोट कर लीजिए फटाफट से, फटाफट नोट करेंगे इसको। जल्दी जल्दी नोट करेंगे और अभी लगे हाथ याद भी कर लेंगे। लगे हाथ याद भी करेंगे फटाफट से। जल्दी करिए। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो उनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, देखते हैं। ये तो कुछ हम लोगों ने अभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखे, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स थे जो आपको याद कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। दो फंक्शंस के प्रोडक्ट्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, देखते हैं। दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू f1x इंटू f2x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y इज इक्वल टू f1x इंटू f2x, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो मैं बेटा आपको शब्दों के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट बहुत अच्छे से बता दे रहा हूं, हमेशा इसको याद रखिए। dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन d बाई dx ऑफ
सेकेंड फंक्शन, सबसे पहले सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या बात समझ में आ रही है क्या? ये एकदम गोल्डन रूल है, इसको नोट कर लो और स्टार पॉइंट भी बना लेना, और याद रखना हमेशा कोई भी डिफरेंशिएशन है वो इससे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर इसका डिफरेंशिएशन निकाला जाए तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन क्या है, f1x डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन क्या है, f2x प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है, f2x डी बाई डी एक्स ऑफ f1x। क्या इसमें कोई समस्या है क्या? ये इसका डिफरेंशियल वैल्यू आ गई, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है? अरे हाँ कि ना, आया नहीं आया? नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आ गया है तो अच्छी बात है, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ था y इज इक्वल टू f1x इंटू f2x, तो दो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए थे, तो हमने इसका एक गोल्डन रूल निकाला, क्या, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इसमें क्या था, f1x, तो f1x डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या था, f2x, तो f1x डी बाई डी एक्स ऑफ f2x प्लस सेकेंड फंक्शन क्या था, f2x डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो f1x। मतलब पहले इसका डिफरेंशिएशन, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन, और फिर दोनों के डिफरेंशिएशन को ऐड कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। सर ये तो ठीक बात है, बट एक एग्जांपल के साथ समझाइए, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई एक, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। एक कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन करना है। करो बेटा, कुछ टफ है क्या? अपने को मालूम है क्या, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो वैल्यू निकालेंगे इसकी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलो वैल्यू बताओ इसकी, ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने टेबल में देखा था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जल्दी से बताएंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जल्दी से बताएंगे, अरे कॉस एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो मतलब 2x। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं है क्या? चैलेंजिंग था क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत आसान सा था। अब हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे उस फंक्शन का जो फंक्शन किसमें है,
डिवीजन में है। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट अपने को निकालना है उस फंक्शन का जो फंक्शन डिवीजन में है। आइए देखते हैं क्या है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, हेडिंग डालिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शन। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस। चलो देखते हैं क्या है ये, लेट्स सी। अब मान लो हमारे पास कोई दो फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू f1x अपॉन f2x। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? क्या दिक्कत होगी भाई, सिंपल सी बात है, एक ही फंक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि f1x कहाँ लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में। f2x कहाँ लिखा है, डिनोमिनेटर में। थोड़ी देर के लिए इसका सिंबल मान लेते हैं न्यूमरेटर, इसका सिंबल मान लेते हैं डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा क्या सॉल्व। लेकिन सॉल्व करने से पहले अपने को अगेन गोल्डन रूल तो याद ही रखना है। गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सेम उसी तरीके से है, बट इस बार क्या है, माइनस करना है। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, इस तरीके से लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। याद रखना है इसको, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये इसका गोल्डन रूल है, याद रखना। ये दोनों रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इससे आपके कठिन से कठिन क्वेश्चंस भी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर फंक्शन का क्या हो जाएगा, f1x और f2x का, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले f2x डी बाई डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डी बाई डी एक्स ऑफ f2x अपॉन f2x का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा है, फटाफट से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं सर। प्रोडक्ट वाला था ये, प्रोडक्ट के बाद उसका एग्जांपल देखा गया, अभी ये है, इसका एक एग्जांपल देख। चलो एग्जांपल देखते हैं क्या होगा इसका एग्जांपल। कुछ भी एक एग्जांपल लेते हैं, चलो पिछले वाले की तरह लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो इस बार मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व करो इसको पहले। 5 मिनट दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो पहले।
हुआ क्या? हेलो? हेलो? हो गया क्या? किया इस क्वेश्चन को? अपने को गोल्डन रूल मालूम है क्या? गोल्डन रूल मालूम है? कठिन नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, एकदम मन लगा के करोगे तो आराम से हो जाएगा। गोल्डन रूल बस मालूम है क्या? मालूम है क्या है? dy/dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर d/dx ऑफ साइन एक्स, d/dx ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इजी सा था, फटाफट से। क्या ये सॉल्व हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dy/dx एक्स स्क्वायर का माइनस साइन एक्स 2x अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ 4। इस एक पावर से एक पावर कट गया, एक पावर से एक पावर कट गया, बचा क्या? dy/dx एक्स कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, यही इसका आंसर है। नोट कर लो, पक्की बात है। हो गया ना ये सवाल? चलो फटाफट नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस कहाँ यूज होती है। ठीक है, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको मालूम भी होगा वो, कोई ऐसा नया रॉकेट साइंस नहीं है। देखते हैं, इसके बाद हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन इन फिजिक्स। एप्लीकेशन इन फिजिक्स। चलो देखते हैं कैसे अप्लाई होता है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में जनरली हम लोग देखते हैं कि एक किसी ना किसी एक वेरिएबल के ऊपर दूसरा वाला वेरिएबल डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, एक वेरिएबल के ऊपर दूसरा वाला वेरिएबल डिपेंड कर रहा होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि डिस्टेंस टाइम में किसी पर्टिकुलर टाइम के चेंज होने पर डिस्टेंस भी चेंज हो रही थी, है ना। तो यहाँ पर टाइम पर डिपेंड कर रहा था डिस्टेंस। अगर टाइम चेंज हो रही है और वो इंसान चल रहा है तो डिस्टेंस भी चेंज होगी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं थी। ये बात अपने को एकदम क्लियर थी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले इसके अंदर एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, इसके अंदर एक छोटी सी लाइन लिखेंगे कि इन फिजिक्स, लिखेंगे फटाफट से, इन फिजिक्स वी स्टडी ऑफ, लिख देता हूं मैं, इन फिजिक्स वी स्टडी ऑफ ऑफ one variable with respect to other variable, one variable with respect to other variable। एक वेरिएबल से दूसरे, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। इन दीज केसेस, इन सच केसेस differentiation is very useful for us। in such cases use of differentiation in such cases use of differentiation is very helpful, is
वेरी हेल्पफुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल जैसे जैसे एग्जाम्पल, अगर हम लोग कहें कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, ds बाई dt। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, ds बाई dt। और ये ds बाई dt एक्चुअली क्या देगा, अगर डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर टाइम में चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर टाइम में चेंज हो रहा है, तो ये एक्चुअली क्या दे रहा होगा, ये हमको उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता रहा होगा। क्या बता रहा होगा, वेलोसिटी बता रहा होगा। सर एक एग्जांपल तो आपने दिया, और बताइए और डिफरेंशिएशन कहाँ यूज में आता है। ds बाई डी टी एक तरीके का क्या हो गया, डी बाई डी टी ऑफ एस, डी बाई डी टी ऑफ मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हम लोग निकाल सकते हैं, क्या देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी rate of change of velocity with respect to time, इससे क्या निकलेगा, इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, dv बाई डी टी। और इससे निकलेगा क्या, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब आप अपने घर से कहीं जा रहे हो और थोड़ी देर आपने 10 की स्पीड पे चले, फिर आप 20 की स्पीड पे चले, फिर आप 30 की स्पीड पे चलने लगे, है ना, तो ये वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो गई। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो। तो अगर वेलोसिटी की चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम हम लोग बात करें तो वो किस चीज की इक्वेशन हुई, एक्सेलरेशन की। तो ये हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ये हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। हाँ सर, भी ठीक बात है। और देखते हैं, और देखते हैं और कहाँ ये काम आता है। मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। क्या मिलेगा इससे, क्या मिलेगा इससे, अगर टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टाइम में चेंज हो रहा है तो क्या मिलेगा, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। क्या हुआ, ये चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी थीटा अपॉन डी टी। क्या हुआ बेटा, ये डी थीटा बाई डी टी क्या देगा हमको, अच्छा डी थीटा बाई डी टी तो हमको कुछ देगा, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फॉल इन टेम्परेचर। अगर चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, पता भी तो होना चाहिए। तो मान लो घट रहा है, ठीक है, फॉल इन, चेंज की जगह फॉल इन टेम्परेचर। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी इस तरीके से चेंज हो रहा होगा, घट रहा होगा, कम हो रहा होगा, है ना, कम होने वाला चेंज हो रहा होगा, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में कैसी आएगी, नेगेटिव में आएगी, मतलब माइनस डी थीटा अपॉन डी टी। और ये हमको क्या दे रहा है, माइनस डी थीटा अपॉन डी टी हमको क्या देगा, रेट ऑफ कूलिंग। क्या देगा, रेट ऑफ
कूलिंग, टेम्परेचर कम होगा तो कूलिंग का ही तो रेट मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव में रहता है, ये हीट का रेट मिलता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट करेंगे फटाफट से, तो ये एप्लीकेशंस हमको देखने के लिए मिलते हैं, फटाफट नोट करेंगे फटाफट से। फटाफट नोट करो। चलो आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट भी करना है और समझना भी है बहुत अच्छे से। क्या पॉइंट्स हैं ये, देखते हैं। अगर अगर डी वाई बाई डी एक्स जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा होती, अगर डी वाई बाई डी एक्स जो है वो 0 से ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इस तरह की केसेस में, इस तरह के केसेस में जो वैल्यू है y की ना, y की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, x पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। इन दीज केसेस x, सॉरी, y is directly proportional to, means that is if x increases then y also increases, and x घटेगा increases then y also, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, dy बाई डी एक्स 0 से बड़ा होगा, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा, इसका मतलब वहां पर जो y है वो x के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो y है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अगर y बढ़ेगा, मतलब अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, अगर x घटेगा तो y भी घटेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरा केस देखते हैं, अगर dy बाई डी एक्स 0 से छोटा होगा, अगर dy बाई डी एक्स 0 से छोटा होगा, इट मींस वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इट वेरी क्लियरली मेंट कि वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और अगर वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो y जो है वो x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो y जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगेन द सेम थिंग, मतलब कि अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, और अगर x घटेगा तो y बढ़ेगा। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट, इफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के बराबर है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि y जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, y जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0 होता था। तो अगर dy बाई डी एक्स 0 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब y जो है कांस्टेंट हो जाएगा। और इसी को अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि y जो है, y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, x से
y का कोई लेना देना नहीं है, y x से इंडिपेंडेंट फॉर्म में काम कर रहा है। हम लोग इसको, इस स्टेटमेंट को दूसरी भाषा में इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो एक बार फटाफट से देखेंगे, dy बाई डी एक्स अगर 0 से बड़ा होगा यानी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो y जो है वो x के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। अगर dy बाई डी एक्स 0 से छोटा होगा यानी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, यानी y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, x के। मतलब अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, और x बढ़ेगा तो y घटेगा, और x घटेगा तो y बढ़ेगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर डी बाई डी एक्स 0 के बराबर होगा, अगर डी बाई डी एक्स 0 के बराबर होगा तो y कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि y x से इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है, हमको इतने में क्लियर है सब कुछ। चलो इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग इन डी बाई बाई डी एक्स का, इन डिफरेंशिएशन का बहुत सारी चीजें निकालने में यूज करते हैं, बट आज जो बेसिकली हम लोगों को देखना है वो दो चीजें देखनी है। दो चीजें कैसे इससे निकाली जाती हैं, एक तो वेलोसिटी और दूसरा एक्स। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग को काइनेमेटिक्स पढ़ना है इस चैप्टर के बाद, तो हम लोग लिखेंगे क्या, इन प्रॉब्लम्स ऑफ काइनेमेटिक्स, in problems of kinematics, differentiation is used to find the values of differentiation is used to find the values of, किसकी वैल्यूज निकालने के लिए कहता है, वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हमको काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल लगता है। तो कैसे निकाला जाता है, वेलोसिटी के लिए हम लोगों को मालूम है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इस्तेमाल लगता है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर है तो हमको वेलोसिटी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, कैसे होता है पहला देखते हैं। वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ भी देखेंगे हम लोग। वेलोसिटी, लिख रहा हूँ यार, वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो इसकी इक्वेशन हमको मालूम है कैसी होती है, इसका फंक्शन s इज इक्वल टू एफ टी। तो डी वाई बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, नॉट डी वाई बाई डी टी, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ठीक है, s का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा देंगे एंड दैट इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं है। इससे जो वेलोसिटी निकलेगी उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इससे जो वेलोसिटी निकलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, लिखेंगे फटाफट से, द वेलोसिटी सो ऑब्टेन्ड, द वेलोसिटी सो ऑब्टेन्ड, the velocity so obtained is called instantaneous velocity. The velocity so obtained is called instantaneous velocity. Instantaneous velocity मतलब किसी instant time t पर किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या वेलोसिटी है, that is instantaneous velocity.
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब क्या है इसका? वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट t। ठीक है, इसको ग्राफ के फॉर्मेट में भी अगर देखना हो तो देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, थोड़े समय के बाद ये चेंज होना शुरू हो जाता है, ये इंक्रीज हो रहा है सपोज थीटा का। ठीक है, तो इसका डी वाई बाई डी टी निकालना होगा। इसका डी वाई बाई डी टी निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? एक कर्व मिलेगा हमको, अगेन अगेन एक हमको कर्व मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मैच हो रहा होगा, ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मैच हो रहा होगा, और इसी पॉइंट पर हमको मिलेगा क्या? tan थीटा, यानी डी एस बाई डी टी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? tan थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी का स्लोप निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ठीक है, चलो इसके बाद अगला देखेंगे। दो चीजें हमको निकालनी थी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हम लोगों ने देख लिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम से एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? एक्सेलरेशन बहुत सिंपल सी बात है भैया, वेलोसिटी टाइम से निकलेगा, अभी हम लोगों ने देखा भी था। ठीक है, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम के लिए फंक्शन हमको क्या मिलेगा? वेलोसिटी टाइम के लिए फंक्शन क्या होगा? v इज इक्वल टू एफ टी, v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, मतलब v जो है वो t पर डिपेंड कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है बेटा, जैसे वो था dv बाई dt, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? dv बाई dt। कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है, बहुत इजी था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकली थी, ये क्या निकला? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट टी लिखेंगे। द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मींस एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट टाइम टी। इसको अगर ग्राफिकल तरीके से देखना हो, इसको अगर ग्राफिकल के तरीके से देखना हो तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है? ये v, ये t, ये जीरो, कहीं बीच से ये जा रहा है, ठीक है, ये एंगल इससे थीटा बना रहा है। हमको दिखेगा कि एक कर्व इस तरीके से जाएगा, और इसका स्लोप निकालने के लिए यहाँ इस पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? डी वाई बाई, tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई। कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है, इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद एक छोटी सी बात और है, क्या? कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में एक्सेलरेशन कैसे दिया जाएगा? तो इसी में हेडिंग डालेंगे छोटी सी, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट acceleration can also be written as, can also be given as, सोचो कैसे दिया जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में कैसे दिया जाएगा? कैसे दिया जाएगा? हम लोगों को मालूम है a इज इक्वल टू क्या होता है? a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस डी वी बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं डी एस बाई डी वी इंटू डी एस बाई डी वी इंटू, सॉरी नॉट डी एस बाई डी टी, बाई डी टी,
ds बाई डी टी इंटू dv बाई ds। क्या इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं? dv बाई डी टी इंटू dv बाई ds। तो ds बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग और किस फॉर्म में दे सकते हैं? वेलोसिटी इंटू dv बाई ds। वेलोसिटी इंटू dv बाई ds, इस फॉर्म में भी एक्सेलरेशन को दिया जा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आज हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। जितनी हमको फिजिक्स में आवश्यकता थी डिफरेंशिएशन की, उतना सारा हम लोगों ने सीख लिया है। 2-3 गोल्डन रूल्स भी देख लिए हैं। एक बार फटाफट से सारा रिवाइज कर लेते हैं जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है। आज से जो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था वो डिफरेंशिएशन से शुरू किया था। डिफरेंशिएशन मतलब क्या? जब कोई दो वेरिएबल दिया हो, कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, या दोनों वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, या कोई एक फंक्शन कांस्टेंट हो, तो वहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए उसको हमको स्मॉल वैल्यूज में लेना होता है। स्मॉलर वैल्यूज होती हैं उसकी डी बाई डी एक्स हो जाता है वो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट्स भी देखे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स कुछ इंपॉर्टेंट देखे जो हमारे बहुत ही काम के कोफिशिएंट्स थे। उसके आगे हम लोगों ने क्या क्या देखा? उसके आगे हम लोगों ने डिफरेंशियल कोफिशिएंट उन दो फंक्शंस का देखा जो दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में थे। उसके लिए हम लोगों ने देखा फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसके बाद उसका एक एग्जांपल किया, फिर हम लोगों ने डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखा उन फंक्शंस का जो फंक्शंस डिविजनल सेक्शन में थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में था। तो हम लोगों ने उसके लिए भी रूल देखा कि डिनोमिनेटर मतलब सेकंड डिनोमिनेटर वाला फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर वाला फंक्शन माइनस न्यूमरेटर फंक्शन डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन अपॉन डिनोमिनेटर फंक्शन का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी करके हम लोगों ने देखा। एग्जांपल उसका भी हम लोगों ने देख लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिक्स में अगर एप्लीकेशन की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि 3 तरीके के एप्लीकेशन से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोगों ने देखा, वेलोसिटी टाइम देखा और टेम्परेचर टाइम देखा। टेम्परेचर टाइम में हम लोगों ने देखा कि अगर फॉल ऑफ टेम्परेचर है तो वो हमको रेट ऑफ कूलिंग देता है। अगर वेलोसिटी और टाइम का ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू देखें तो हमको वेलोसिटी देती है, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के डिफरेंशिएशन की वैल्यू देखें तो हमको वेलोसिटी देती है। इस तरीके से फिर हम लोगों ने इसके ही इसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के 3 वैल्यूज देखी कि अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 से बड़ा होगा तो x और y एक दूसरे के ऊपर डिपेंड x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y के। x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, x घटेगा तो y घटेगा। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर 0 से छोटा होगा यानी नेगेटिव वैल्यू होगी, छोटा होगा, तो हम लोग क्या देखेंगे कि y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, यानी x बढ़ेगा तो y घटेगा, y घटेगा और y x बढ़ेगा तो y घटेगा और x घटेगा तो y बढ़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने एक कंडीशन और देखी कि डिफरेंशियल वैल्यू डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर 0 के इक्वल है, इट डेफिनेटली मींस कि y जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अलग अलग टाइम का हम लोगों ने निकाला कि वेलोसिटी में ds बाई डी टी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, ds बाई डी टी फॉर्मूले से निकलता है, उसका ग्राफ देखा। उसके बाद वेलोसिटी टाइम में एक्सेलरेशन निकलता है dy बाई डी टी, उसका ग्राफ देखा, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में भी एक्सेलरेशन को लिखने की कोशिश किया है। आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। आप लोग और क्वेश्चंस करिए। टेलीग्राम पे अगर शीट आ जाएगी आज तो आप लोग जाके जरूर एक बार चेक करिएगा। टेलीग्राम सेवा एजुकेशन के नाम से है। कल की शीट पे हम लोग एक बार उसका टेलीग्राम का QR भी रख देंगे, तो वो भी जाकर के आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।